सीरीज है जो कि नेटफ्लिक्स के ऊपर अभी हाल ही में ही रिलीज हुई है। आपको पार्ट 1 बहुत ही ज्यादा पसंद आया था, जिसके चलते पार्ट 2 मैं जल्दी से जल्दी लेकर आ चुका हूँ और पार्ट 3 यानी कि जो फाइनल एपिसोड होगा वो कल ही आने वाला है, जिसके अंदर हम एपिसोड 5 और 6 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से पार्ट 1 देख लीजिए, अदरवाइज आपको ये सीरीज बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो डेविल्स डाइनर के तीसरे एपिसोड की शुरुआत मिन नाम के एक लड़के को दिखाते हुए होती है, जिसके पास एक पोलरॉइड कैमरा होता है और वो उससे अपने और अपने पिता की फोटो ले रहा होता है। उसके पिता असल में वेल्डिंग का काम किया करते। तब उसकी बातों से हम जान पाते हैं कि असल में आज मिन को उसके स्कूल के अंदर यंगेस्ट फोटोग्राफर का अवार्ड मिलने वाला था और वो इससे काफी खुश होता है। उसके पिता भी इस बात से काफी खुश होते हैं, पर उसी शाम अचानक से हमको दिखाया जाता है कि मिन की मौत हो गई है और उसके पिता हॉस्पिटल में उसके शव के पास खड़े होकर रो रहे थे। तब डॉक्टर उनको बताता है कि मिन ने स्कूल की सीढ़ियों के पास से कूदकर खुद को खत्म किया है, जिसको सुनने के बाद मिन के पिता बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उन्हें तो इस बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा था, क्योंकि मिन की जिंदगी में सब कुछ काफी अच्छा चल रहा होता है। वो अपने पिता से सब कुछ शेयर भी किया करता था और आज तो उसको अवार्ड भी मिलने वाला था, तो फिर वो ऐसा कैसे कर सकता था। ये सारी चीजें थी जो कि मिन के पिता को समझ में नहीं आती। और तभी डॉक्टर उनको ये बताता है कि मिन की उम्र के जितना ही उनका भी एक बेटा है, पर आज के टाइम पर बच्चों की जिंदगी काफी ज्यादा हार्ड हो चुकी है। पर तभी अचानक से ही मिन के पिता की नजर उसके बेटे की बॉडी पर पड़े हुए ब्रूजेस पर यानी कि कुछ निशानों पर पड़ती है, जिससे कि उनको लगता है कि मिन को किसी ने जान से मारा है और वो खुद को खत्म नहीं कर सकता। पर डॉक्टर के हिसाब से वो मार्क्स असल में जमीन से टकराने की इम्पैक्ट की वजह से आए होंगे, क्योंकि अगर मिन को किसी ने मार कर गिराया होता तो उसके सर के पीछे चोट लगनी चाहिए थी, पर क्योंकि उसने खुद को खत्म किया है इसलिए उसके सर के आगे चोट लगी थी। ये सब जानने के बाद मिन के पिता घर जाकर रोते हुए मिन के रूम में उसके पोलरॉइड कैमरा से खींची गई सभी तस्वीरों को देखते हैं और रोने लगते हैं। उनमें से एक तस्वीर उस डाइनर के अंदर मौजूद बल्ब्स और गेट की भी होती है, जिस पर डेविल का सिंबल बना हुआ था, यानी कि वही डाइनर जिसके अंदर अजीब सी डील्स हुआ करती थी। तब मिन के पिता उस समय को याद करते हैं जब उन्होंने मिन को ये कैमरा गिफ्ट करा था, क्योंकि मिन को वो काफी समय से चाहिए था। उसने अपने पिता से कभी जिद नहीं करी थी, पर क्योंकि सच में वो एक बहुत ही अच्छे पिता थे, इसलिए उन्होंने खुद से ही मिन को वो एक सेकंड हैंड कैमरा खरीद कर दिया, जिससे कि मिन भी काफी खुश हो जाता है। अब अगले दिन मिन के पिता उसके स्कूल जाते हैं, क्योंकि उनको अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था कि मिन ने खुद को खत्म कर लिया। वो इस बारे में मिन की टीचर से बात करते हैं, लेकिन उसकी टीचर इस बात को मानने से इनकार कर देती है कि स्कूल के अंदर किसी ने भी मिन को परेशान करा होगा। पर मिन के पिता के बहुत ज्यादा जिद करने पर जब वो कुछ सीसीटीवी फुटेजेस को चलाते हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि जैसे कि मरने से पहले मिन काफी ज्यादा डरा हुआ था और कोई तो उसका पीछा कर रहा था जिसने ही उसको जान से मार दिया होगा। पर जिस जगह पर से मिन कूदा था उस जगह पर कोई भी सीसीटीवी नहीं होता और इसलिए अभी ये पता नहीं चलता कि मिन के साथ आखिर हुआ क्या। पर इससे ज्यादा मिन की टीचर ने मिन के पिता के साथ कोऑपरेट करना बंद कर दिया था और अब वो उनको मिन का जीता हुआ अवार्ड देकर उन्हें वहां से जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो किसी भी हाल में अपने स्कूल की रेप्यूटेशन गिरने नहीं देना चाहती थी। जब मिन के पिता स्कूल से जा रहे होते हैं तभी अचानक से उनके पास टान नाम का एक लड़का आता है, जो कि मिन के साथ ही पढ़ता था। अब वो मिन के पिता को उसकी मौत के बारे में जानने के लिए मिन की ही क्लास में पढ़ने वाले एक लड़के टू से बात करने के लिए कहता है, लेकिन अगले ही पल मिन के पिता देखते हैं कि टू अपने कुछ दोस्तों के साथ टान को मारने के लिए आ रहा था, जिस वजह से टान और कुछ नहीं बता पाता और वहाँ से भाग जाता है। टू भी बस मिन के पिता की एक झलक देखकर वहाँ से भाग गया था। तब मिन के पिता को याद आता है कि मिन के कैमरा के अंदर टू की भी एक फोटो थी। अब वो तब टू का पीछा करते हैं, जो कि टान को मार रहा होता है, क्योंकि टान ने उसको गे बोल दिया था और टान खुद भी एक गे होता है, पर टू के हिसाब से वो स्ट्रेट था। अब जैसे ही टू की नजर मिन के पिता के ऊपर पड़ती है तो वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है और मिन के पिता भी समझ जाते हैं कि टू ही वो लड़का है जिसने टान की तरह ही मिन को bully करा होगा। वो इस बारे में टान से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है और वो इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताना चाहता था। अब जैसे ही मिन के पिता पलटते हैं तो उनकी नजर सामने मौजूद डाइनर पर पड़ जाती है, जिसकी फोटो मिन के फोटो कलेक्शन के अंदर थी, इसलिए तब वो उस डाइनर के अंदर चले जाते हैं। जहाँ जाने पर उनकी नजर सामने बने हुए भयानक डेविल्स डोर पर पड़ती है और वहाँ पर उन्हें हरे जल रहे बल्ब भी दिखाई देते हैं, जिसको देखने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाते हैं कि ये कैसा डाइनर है। कहीं ना कहीं सामने मौजूद डेविल्स डोर जो होता है वो उनको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। तभी अचानक से बारटेंडर वहाँ पर आ जाता है और उनको बताता है कि ये दरवाजा उसने ही अपने हैंड क्राफ्टिंग के जरिए अपनी पिछली जिंदगी में बनाया है और अपनी इस लाइफ में वो इस जगह पर काम करता है।
ये बात काफी ज्यादा अजीब होती है। तब बारटेंडर उनसे पूछता है कि अगर वो देखना चाहते हैं कि उस दरवाजे के अंदर क्या है तो उनको दरवाजे पर लगे हुए चक्के को यानी कि व्हील को घुमाना पड़ेगा। मिन के पिता ऐसा करने की कोशिश करते हैं और बारटेंडर की शक्ल देखकर लग रहा होता है जैसे कि वो विश कर रहा हो कि वो व्हील घूम जाए, लेकिन मिन के पिता उसको घुमा नहीं पाते। इसलिए उनको लगता है कि शायद बारटेंडर उनसे मजाक कर रहा था, जैसे कि अंदर सच में कुछ हो। तब बारटेंडर तो उनको ऐसा ही प्रिटेंड करता है कि हाँ वो मजाक ही कर रहा था, लेकिन एज अ व्यूअर हम समझ पाते हैं कि मिन के पिता के भी गेट ना खोल पाने की वजह से उसे कितना बुरा लग रहा था। शायद उस दरवाजे से उसके बाहर जाने का रास्ता जुड़ा हो सकता था। हो सकता है कि उसने और भी बाकी सारे कस्टमर्स ने ये चीज कोशिश करी होगी, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। खैर अभी मिन के पिता डाइनर में ड्रिंक करते हुए बारटेंडर को अपने बेटे की मौत के बारे में बताते हैं, जिसको सुनकर बारटेंडर को सच में काफी बुरा लगता है। उस दौरान मिन के पिता चाहते थे कि वो टू से मिन की मौत का बदला ले, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। उनके अंदर एक अच्छा इंसान था जो कि उनको ऐसा करने से रोक रहा होता है, क्योंकि वो यही सोच रहे थे कि टू भी किसी का बेटा है। पर तब बारटेंडर मिन के पिता को समझाता है कि अगर मिन के पिता की जगह टू के पिता होते तो क्या वो भी सबके बारे में सोचते। ये बात सुनने के बाद मिन के पिता कुछ सोचते हुए अचानक से स्कूल में चले गए थे, जहाँ पर वो मिन के टीचर से टू के बारे में सब बताते हुए उनसे उसके पिता को बुलाने के लिए कहते हैं, लेकिन टीचर ऐसा करने से साफ इनकार कर देती है। और क्योंकि अभी मिन के पिता ड्रंक हालत में थे, इसलिए सिक्योरिटी से कहकर टीचर उसको बाहर निकलवा देती है। अब तभी वो वापस से डाइनर की तरफ जाने लगता है। मीनवाइल हम बारटेंडर को डाइनर के अंदर एक ब्लैक माम्बा स्नेक को काट कर उसका दिल निकालते हुए देखते हैं, जिसको उसने एक वाइन शॉट ग्लास में पहले से ही डाल दिया था। अब मिन के पिता के वापस आने पर जब वो उससे बात करता है तो उसे समझ आ जाता है कि टू के पिता जरूर ही स्कूल में कोई बड़े स्टेक होल्डर होंगे और इसलिए स्कूल वाले भी इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अब वो मिन के पिता को समझाता है कि अगर वो उसकी जगह होता तो वो अपने बेटे की मौत का बदला जरूर लेता। और तब मिन के पिता को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि वो किस तरह से मिन की मौत का बदला ले सकता है। तब बारटेंडर उनसे बात करते हुए मिन का कैमरा लेता है और उससे अचानक से मिन के पिता की एक फोटो खींचता है, जिसमें मिन के पिता ने अपने फेस के सामने अपना हाथ अड़ा दिया था। पर अब जैसे ही बारटेंडर अपने पास मौजूद एक नुकीले ऑब्जेक्ट से उस फोटो के अंदर उस हाथ के अंदर उसे घुसाता है, वैसे ही मिन के पिता के हाथ में भी सच में दर्द होने लगता है। और जब बारटेंडर इस टूल को और ज्यादा पेनिट्रेट करता है तो उस फोटो और मिन के पिता के हाथ से खून आने लगता है, यानी कि ये क्लियरली ब्लैक मैजिक था, जिसको देखकर मिन के पिता के होश उड़ गए थे। आगे बारटेंडर उन्हें वही स्नेक हार्ट वाली वाइन ऑफर करता है, लेकिन मिन के पिता ऐसे किसी से बदला लेना नहीं चाहते थे। वो सही तरीकों का इस्तेमाल करना चाहते थे और इसलिए अभी वो वहाँ से चले जाते हैं। घर वापस जाकर वो फोटोज देखते हुए एक टाइम के बारे में सोचते हैं और कहानी अब फिर से पास्ट में चली जाती है, जहाँ पर मिन अपने रूम में बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा था। फिर जब उसके पिता उसके पास आते हैं तो वो उनसे पूछता है कि क्या हो अगर वो उनको ये बता दे कि वो एक गे है। लेकिन असल में मिन के पिता को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो उनका बेटा है और वो अल्टीमेटली बस मिन की खुशी चाहते थे। अगर मिन गे रहकर खुश था तो वो उसके अंदर भी खुशी थे, जिस पर मिन को काफी अच्छा लगता है। तब मिन उनसे ये पूछता है कि आपको कभी इतना गुस्सा आया है कि आप किसी की जान ले लो, जिस पर मिन के पिता मना करते हैं, पर ये जरूर कहते हैं कि अगर कभी मिन को कोई परेशान करेगा तो हाँ वो उसकी जान जरूर ले लेंगे। अब प्रेजेंट टाइम में ये सब याद करके वो अगले दिन स्कूल में टू के पास जाते हैं, जहाँ पर टू को उसके दो दोस्त जो होते हैं वो गे बोलकर चिढ़ा रहे थे, पर टू भी उन्हें बराबर रिप्लाई कर रहा होता है। तभी अचानक से टू के पास मिन के पिता आकर उसे उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, क्योंकि अगर टू को सब लोग ऐसा बोल रहे हैं तो स्कूल के अंदर उसके पिता की भी काफी बेइज्जती हो सकती थी। टू के पिता को देखते ही मिन के पिता उनके पास जाते हैं और उन्हें बताने की कोशिश करते हैं कि टू ने उसके बेटे की जान ली है, पर टू के पिता उससे काफी ज्यादा बुरे होते हैं। वो मिन के पिता को ही उल्टा धमकाते हैं, क्योंकि मिन के पिता के पास कोई एविडेंस नहीं था, कोई सबूत नहीं था। इवन टू के पिता ने मिन के पिता को मारने तक की धमकी दे दी थी। लेकिन यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि टू के पिता का टू के साथ में बहुत ही बुरा बर्ताव था। उसको अपनी इज्जत की सबसे ज्यादा टेंशन रहती थी और इस बात ने उसे काफी घमंडी भी बना दिया था। अब उन लोगों के वहाँ से जाने के बाद में मिन के पिता कुछ सोचने लगते हैं, और क्योंकि उसे इस तरह से इंसाफ नहीं मिलने वाला था, इसलिए उसने बारटेंडर के तरीके को अपनाने का फाइनली फैसला कर लिया। लेकिन हम देखते हैं कि तब बारटेंडर ने एक और नई डिश बनाई हुई थी, जिसके अंदर स्नेक को ऐसे प्लेट पर सजाया हुआ था जैसे कि वो अपनी पूंछ को खा रहा हो, यानी कि इन्फिनिटी बन रहा था। और वो उस डिश को वाइन सॉस, डीप फ्राइड बटर और उसे स्नेक के खून के साथ सर्व करता है। और अगर मिन के पिता सच में बारटेंडर के साथ डील करना चाहते थे तो उसको वो पूरी डिश खानी पड़ेगी, जिसके
इसके बाद ही मिन के पिता बारटेंडर की तरह उस पोलरॉइड कैमरा से फोटो खींचकर उसके जरिए किसी की भी जान को ले सकता था। अब शुरुआत में तो मिन के पिता को ऐसा लग रहा होता है कि वो इस कैमरा के जरिए टू की एक फोटो लेंगे, जिसके बाद में वो उसका कन्फेशन लेंगे कि आखिर मिन को किसने मारा। पर जब बारटेंडर को ये बात पता चलती है तो वो मिन के पिता को समझाता है कि अगर ऐसा ही करके जस्टिस लेनी है तो वो टू को माफ कर दे, क्योंकि फॉरगिवनेस से बड़ी कोई भी जस्टिस नहीं होती। ये बात बारटेंडर ने वैसे तो सही बोली थी, लेकिन जो मिन के पिता का गुस्सा होता है वो उनके ऊपर हावी हो जाता है और वो टू को माफ करने से साफ इनकार करते हुए डिश को खाने लगते हैं। पर डिश को खाने से पहले ही बारटेंडर उनको बता देता है कि पोलरॉइड कैमरा की वजह से जो भी इंसान मरेगा उसकी सोल बारटेंडर की हो जाएगी। मिन के पिता इस पर मान गए थे और उसने उस स्नेक डिश को खा लिया था। तब बारटेंडर उसको बताता है कि टू अभी उसे कहां पर मिलेगा। तब मिन के पिता डाइनर से एक वीरान वाटर टावर के पास जाते हैं जहां पर मिन अक्सर आया करता था और वो जगह उसके स्कूल के पास ही थी। टू भी अभी वहां पर अकेले आया होता है। अब मिन के पिता तब पहले तो उसकी फोटो खींचते हैं और बाद में उससे बात करने के लिए उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन टू इतना ज्यादा डर जाता है कि वो वाटर टावर पर चढ़े जा रहा था। तब मिन के पिता गुस्से में आकर टू की फोटो को पैरों के पास से मोड़कर उसकी टांग तोड़ देते हैं और अब वो खुद ऊपर जाकर टू से कन्फेस करने के लिए कहते हैं कि उसने ही मिन को मारा। पहले तो टू इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करता, पर बाद में जब मिन के पिता टू की फोटो को कोहनी से तोड़कर टू के सामने उसके हाथ को बुरी तरह से रप्चर कर देते हैं तो डरते हुए टू बताता है कि वो मिन को मारना नहीं चाहता था, ये तो खाली एक हादसा था। वो बस उससे अपनी और उसकी कुछ खींची हुई फोटोज को वापस ले रहा था जो कि मिन के पास ही थी, और असल में वो दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते थे। जी हाँ, और ये सुनने के बाद तो मिन के पिता के होश उड़ जाते हैं। अब वहाँ से कहानी पास्ट में लगभग 6 महीने पीछे जाती है, जहाँ पर टू को उसके पिता ने ही मारा था। इस बात की वजह से वो काफी रो रहा होता है। तब मिन उसके पास आकर उसकी फोटो खींचता है और उससे अच्छे से बात करने लगता है। तो शुरुआत में तो टू उसके ऊपर गुस्सा कर रहा था, इसलिए तब मिन भी उसकी जेब में उसकी फोटो डालता है और बस इतना कहकर चला जाता है कि जब उसका बात करने का मन करे तब वो उससे आकर बात कर सकता है। टू को भी कहीं ना कहीं मिन से बात करके सच में काफी अच्छा लगा था और वो खुद भी इस बात को जानता था कि वो गे है, लेकिन वो अपने बुली नेचर की वजह से इस चीज को छुपा लेता था, क्योंकि अगर ये बात उसके पिता के सामने आ जाती तो वो उसको बहुत ही ज्यादा मारते और पता नहीं उसके साथ में क्या क्या होता। खैर, अब टू अगले दिन मिन से मिलने के लिए उसी वाटर टावर पर जाता है। वो दोनों ज्यादातर समय वहीं पर बिताने लगते हैं, जिस बीच हम देखते हैं कि मिन जो होता है वो टू और उसकी फोटोज खींचता रहता था। अब आगे जब एक दिन टू के पिता उसको फिर से मारते हैं तो मिन उसको समझाता है कि वो अपने पिता की वजह से खुद के असल नेचर को छुपा नहीं सकता, ना ही चेंज कर सकता, और उसे कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। वो जैसा है वैसे ही अच्छा है और उसको किसी को भी बुली नहीं करना चाहिए। तो टू भी इस पर एग्री करता है और जब उसे ये बात पता चलती है कि मिन के पिता को उसके गे होने के बारे में सब पता है तो वो काफी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि अपने पिता से वो कभी ये बातें शेयर नहीं कर सकता। पर तब उसको शांत करने के लिए मिन पहली बार उसे किस करता है और उसको भी ये चीज काफी अच्छी लगती है। एनीवेज, अब प्रेजेंट टाइम में मिन के पिता ये जानकर बहुत ही ज्यादा भौचक्के रह गए थे कि अगर टू सच में मिन से प्यार करता था तो उसने मिन को मार क्यों दिया। जिस पर टू बताता है कि असल में वो अवार्ड वाले दिन अपने फादर के रूड बर्ताव की वजह से काफी परेशान था। अब उस दिन के सीन में हम देख पाते हैं कि टू के पास मिन बैठा होता है और वो उसको समझा रहा था कि वो अपने पिता को किसी तरह से समझा लेगा, बस उसको हिम्मत करने की जरूरत है। लेकिन टू इस बात से काफी ज्यादा डरा हुआ था, इसलिए मिन फैसला करता है कि वो खुद ही आज अवार्ड लेते समय उनके साथ वाली फोटोज को चलाएगा और वो टू को स्पेशल थैंक्स भी करेगा कि वो उसकी लाइफ में आया। और क्योंकि उस समय पर टू के पिता भी स्टेक होल्डर्स होने की वजह से वहां पर आने वाले थे, और सबसे बड़ी बात कि वहां पर इतने सारे लोग होते जिसकी वजह से टू के पिता उसको कुछ नहीं कह सकते थे। तो बाद में टू जाकर उनसे अकेले में बात कर कर सही से सब कुछ उन्हें समझा सकता है। पर टू इस बात के लिए साफ इनकार कर देता है और मिन के साथ अपने रिश्ते को खत्म करने की बात करता है, क्योंकि वो अपने पिता से बहुत डरता था। पर मिन उसको समझाने लगता है कि वो अपने पिता से कब तक ही इस चीज को छुपा सकता है। तो इस बात पर टू को और गुस्सा आ जाता है और उसने मिन को एक चांटा भी मार दिया था। पर तब भी मिन उससे प्यार से बात करते हुए उसे इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए कहता है। अब इतने में ही होता यह है कि वहाँ पर टू के साथ के जो दो बुली दोस्त होते हैं वो आ जाते हैं, जिनके सामने बेइज्जती के डर की वजह से टू ऐसा दिखाता है जैसे कि मिन उसको प्रपोज करने आया हो। और इस बात से गुस्सा होते हुए वो दोनों बुली लोग जो होते हैं वो मिन को बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं। टू को ये सब देखकर बुरा तो लग रहा होता है, पर अभी वो यही चाहता था कि मिन उससे दूर हो जाए, लेकिन मिन की आंखों में उसे दिख जाता है कि वो टू से दूर नहीं होना चाहता। उस समय पर टू उन दोनों बुलीज को शांत करवाने
की कोशिश करता है, लेकिन मिन को टू की यह हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई थी और अभी टू उससे उनकी पुरानी फोटोज भी लेना चाहता था। इसलिए मिन वहाँ से भागते हुए ऊपर वाले फ्लोर पर चला जाता है और यहीं का सीन सीसीटीवी के अंदर आया था। लेकिन तब टू के पुलिस साथी उसका पीछा करते हुए ऊपर आने लगते हैं और टू की इस हरकत की वजह से सच में मिन को बहुत बुरा लग रहा था और इसलिए उसने उस फ्लोर की स्टेयर से कूदकर खुद को खत्म कर लिया। अब ये सब प्रेजेंट में जानने के बाद में मिन के पिता रोने लगते हैं। तब टू उससे मैं ओलिम ट्रेड से मुनाफे की रकम इस तरह निकलवाता हूँ। मैं डिपॉजिट सेक्शन में आसानी से डिपॉजिट करता हूँ। मैं कीमत के चार्ट का तज्जिया करता हूँ और ट्रेड खोलता हूँ। अगर मार्केट के हालात ठीक है, मैं मुनाफे में हूँ। फिर मैं अब से माफी भी मांगता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं मिन की मौत का जिम्मेदार खुद को मान रहा था। उसके हिसाब से अगर वो अपने पिता से इतना नहीं डरता तो शायद आज मिन जिंदा होता। अब तभी मिन के पिता जो होते हैं वो रोते हुए उसे माफ कर देते हैं और उसकी फोटो जो होती है, यानी कि जो उन्होंने पोलरॉइड कैमरा से खींची थी, वो टू की ही जेब में रख देते हैं और वहां से ये बोलकर चले जाते हैं कि टू को उनसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और तभी टू उस फोटो को देखते हुए मिन से माफी मांगता है और अपने और मिन के बेस्ट पलों को याद करते हुए वो फोटो को मोड़कर अपनी ही गर्दन तोड़ लेता है। यानी कि वो समझ गया था कि इस फोटो के अंदर काला जादू करा गया था और इस तरह से वो खुद के गिल्ट को दूर करता है। उससे होता यह है कि उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है और उसकी सोल को हम देखते हैं जो कि डाइनर के बल्ब के अंदर चली गई थी। अब जैसे ही मिन के पिता टू की बॉडी देखते हैं तो वो भागते हुए डाइनर में चले जाते हैं और बारटेंडर से टू को जिंदा करने की बात करते हैं। पर बारटेंडर उसको याद दिलवाता है कि उसने तो टू को माफ करने के लिए पहले ही कहा था, लेकिन मिन के पिता को ही रिवेंज चाहिए था, बदला चाहिए था और अब टू जिंदा नहीं हो सकता। ये बात सुनकर मिन के पिता को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में एक चाकू उठाकर बारटेंडर को धमकाने की कोशिश करते हैं। तभी बारटेंडर अपने पास मौजूद एक बड़े से नाइफ को इस्तेमाल करते हुए ये कहता है कि अगर उसे लगता है कि इन सब में बारटेंडर की गलती है तो वो उसे जान से मार दे। अब तभी अचानक से मिन के पिता पोलरॉइड कैमरा से बारटेंडर की एक फोटो खींचते हैं और उसमें डैगर घुसा देते हैं, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। बारटेंडर ना तो मिरर्स में ना ही कैमरास में कहीं पर भी आता और बारटेंडर के पीछे एक बड़ा सा कैमरा लगा था, जिसकी वजह से मिन के पिता ने जल्दी में अपनी ही फोटो खींचकर उस पर डैगर मार दिया था। और अब जैसे ही बारटेंडर डैगर को उस फोटो से निकालता है तो मिन के पिता की गर्दन से खून आने लगता है और उनकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। तब उसकी सोल भी डाइनर के बल्ब में आ चुकी थी, लेकिन मरने से पहले घायल हालत में मिन के पिता ने मिन के पोलरॉइड कैमरे को जमीन पर पटक पटक कर तोड़ दिया था। तब अचानक से उसकी बॉडी वहां से गायब भी हो जाती है और अब तभी हम ये देख पाते हैं कि बारटेंडर एक लड़के की फोटो को देखकर काफी इमोशनल होने लगता है। हो सकता है कि शायद से ये उसका कोई रिलेटिव होगा या बेटा होगा। और इसी के साथ में तीसरा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो चौथे एपिसोड की शुरुआत में हम थंग नाम के एक बच्चे को देख पाते हैं जिसकी माँ उसको अपने साथ लेकर काम पर गोल्ड फिशेस बेचने के लिए जा रही थी। और आज असल में थंग का बर्थडे भी होता है तो वो जू जाने के लिए जिद करने लगता है और थंग की माँ भी उसके बचपने को देखकर काफी खुश होती है। ये लोग साइकिल से जा रहे थे। थंग को गिफ्ट के तौर पर उसकी माँ ने गूसबेरीज का एक डब्बा दिया था क्योंकि थंग को गूसबेरीज काफी पसंद होती है। अब होता यह है कि चलती बाइक पर ही थंग डब्बे को खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जब उसकी माँ उसको रोकने की कोशिश कर रही होती है उसका ध्यान थोड़ा सा भटक जाता है और तभी एक कार से टकराने की वजह से उनका काफी बुरा एक्सीडेंट होता है, जिसके अंदर थंग की माँ की तो मौके पर ही मौत हो जाती है और थंग को कुछ लोगों ने उठाकर साइड कर दिया था। अब कहानी यहाँ से शिफ्ट होकर एक गंदे से घर में आती है जहाँ पर हम थंग को देख पाते हैं जो कि एक स्लम एरिया में रहता है और उसको ग्लू स्निफिंग करने की आदत है। जो गोंद असल में टायर पंक्चर के अंदर इस्तेमाल करी जाती है उसी के वो नशे किया करता था। वो हर टाइम नशे में डूबा रहता। आज असल में उसका बर्थडे होता है, वो 30 साल का हो चुका था और आज ही उसकी माँ की बरसी भी होती है। कहीं ना कहीं उसका ये मानना था कि अगर उस दिन गाड़ी वाले की वजह से उसकी माँ की मौत नहीं हुई होती तो आज वो कुछ और ही इंसान होता। अब तभी वो खड़ा होकर खुद को शीशे में देखता है जहाँ पर वो अभी भी अपनी माँ के बारे में ही सोच रहा था कि तभी उसके घर में उसकी लैंडलेडी आती है जो कि थंग की माँ के ऑल्टर पर फ्लावर्स रखने के लिए आई थी। वो थंग की हालत देखकर उसको समझाती है कि उसे ग्लू स्निफिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि उससे उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही थी और आज थंग को किराया भी देना था और अगर उसकी लैंडलेडी की बेटी उसके घर की ऐसी हालत को देख लेगी तो वो उसको तुरंत ही घर से बाहर भी निकाल देगी। थंग भी इस बात को जानता था, लेकिन वो रेंट देने के लिए कुछ और वक्त मांगता है क्योंकि उसके काम का पैसा उसे अभी तक मिला नहीं था, जिस पर उसकी लैंडलेडी मान जाती है। पर वो थंग को उसकी माँ के बारे में याद दिलवाते हुए कहती है कि वो सच में एक बहुत ही अच्छी लेडी थी और जब भी पहले वो काम से वापस आया करती थी तो हमेशा ही लैंडलेडी के लिए हर्बल टी वो लेकर आया करती और थंग को भी अभी गलत आदतें छोड़कर अपनी जिंदगी को सुधारना चाहिए। थंग ये बात सुनकर थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाता है। अब जैसे ही लैंडलेडी को ये बात पता चलती है कि आज थंग का बर्थडे है तो वो उसके सामने
सामने अगरबत्ती जलाकर उससे अच्छी जिंदगी के लिए विश मांगने के लिए कहती है। तब थंग रोता हुआ वहाँ से ये बोलकर चला जाता है कि अगर ऐसे विशेष पूरी हो सकती हैं तो वो चाहता है कि उसकी माँ फिर से जिंदा हो जाए। और ये बात सच होती है कि थंग अपनी माँ को काफी ज्यादा मिस करता था। कहीं ना कहीं लैंड लेडी भी इस बात को समझ रही होती है। खैर अब थंग फिर से ग्लू स्निफिंग करते हुए अपने कंस्ट्रक्शन के पहले के काम के पैसे भी उसको नहीं दिए थे। और सबसे शॉकिंग चीज की थंग के जो कोवर्कर्स होते हैं वो भी उसके ऊपर थूकते हैं और उसे चिढ़ाते हुए हैप्पी बर्थडे कहते हैं। जिसके बाद हम थंग को काफी जगह पर जाते हुए देखते हैं। वो पैसे कमाने के लिए जबरदस्ती भी लोगों की हेल्प करने की कोशिश करता है ताकि वो रेंट दे पाए, लेकिन उसका हुलिया इतना खराब होता है कि कोई भी उसको ना तो काम पर रखना चाहता था और ना ही उससे बात करना चाहता था। अब रात में हम देखते हैं कि वो एक गली के अंदर ग्लू स्निफिंग कर रहा होता है, जिसके बाद थंग वहाँ पर एक लड़की को एड्रेस बताते हुए उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है। लेकिन वो लड़की उसे कोई चोर या फिर मवाली समझ रही थी और जिससे वो फोन पर बात कर रही होती है वो उसको थंग के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगती है। और तब उसको भी काफी गुस्सा आ जाता है और वो सच में उस लड़की का पर्स चुराकर वहाँ से भागने लगता है, जहाँ पर रास्ते में दो लोगों ने उसे रोकने की कोशिश करते हुए उसे मारा भी था। लेकिन वो जैसे तैसे वहाँ से भागकर उसी डाइनर में आकर छुप जाता है, जिसको अभी तक हम देखते हुए आ रहे हैं। अब बारटेंडर भी तब थंग की मदद करता है और उसके बारे में उसका पीछा कर रहे लोगों को नहीं बताता। उन लोगों के वहाँ से जाने के बाद जब थंग बाहर आता है तो सबसे पहले वो चुराए गए बैग को चेक करता है, जिसके अंदर खाली मेकअप का सामान था। और थंग को इससे काफी रिग्रेट होता है कि उसे शायद पर्स की जगह पर उस लेडी के मोबाइल को छीनना चाहिए था। अब बारटेंडर भी ये सब देख रहा होता है और वो थंग को वोडका पीने के लिए देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो समझ गया था कि थंग की जिंदगी सही नहीं चल रही और उसने पहली बार चोरी करी है। वो दोनों अब साथ में काफी देर तक ड्रिंक करते रहते हैं और थंग बारटेंडर को अपनी जिंदगी के बारे में सब बताता है और ये भी कहता है कि अगर उसकी माँ आज जिंदा होती तो शायद वो पूरी तरह से कंप्लीट आदमी होता। ये सुनने के बाद बारटेंडर कुछ सोचते हुए थंग के सामने एक गूसबेरीज का बक्सा रखता है, जो कि बिल्कुल उसी गूसबेरी के बक्से की तरह था जैसा बक्सा बचपन में थंग को उसकी माँ ने गिफ्ट में दिया था। और देखो यहाँ पर जो कुछ भी थंग कर रहा होता है ना, वो बाय चॉइस कर रहा था। इंसान के पास हमेशा दो चॉइसेस होती हैं, या तो वो अच्छी राह पर जा सकता है या फिर गलत रास्ते पर। लेकिन होता है ना कि इंसान को इविलनेस जो होती है, गलत रास्ता होता है, वो जल्दी आकर्षित करता है। तो यहाँ पर थंग के साथ वही था। एनीवेज अब उस बक्से को देखने के बाद थंग काफी शॉक्ड हो गया था। वो बारटेंडर से जानना चाहता था कि ये बक्सा उसके पास कैसे आया। खैर अभी बारटेंडर उसको उसके अंदर से एक गूसबेरी निकाल कर देता है और बताता है कि कुछ स्मेल्स और कुछ टेस्ट होते हैं, वो हमें हमारी यादों के किसी भी कोने में टेलीपोर्ट कर सकते हैं, जो कि काफी डीप बात होती है। खैर अब थंग जैसे ही उस बेरी को स्मेल करता है तो उसको उसकी माँ का एक विजन दिखाई देता है, जिसको देखने के बाद वो बारटेंडर से जानना चाहता था कि वो असल में है क्या। लेकिन बारटेंडर इस बात का जवाब ना देकर उसको बस ये सजेस्ट करता है कि उसे गूसबेरीज को खाना नहीं है, बस उसको लिक करना है। और थंग भी तब ऐसा ही करता है और जैसे ही वो ऐसा करता है वैसे ही वो अचानक से उस समय में पहुंच जाता है जब वो लड़की उसके बारे में गलत सोचकर कॉल पर उसके बारे में उल्टा सीधा बोल रही थी, जिसका उसने बैग चुराया था। वहाँ पर इस बार भी थंग उसका बैग चुरा कर भागता है, लेकिन इस बार वो उन दोनों लड़कों से बच गया था जिन्होंने उसे पिछली बार मारा था। और अब वो फिर से वापस इसी डाइनर में आ जाता है, जहाँ पर बारटेंडर उसके सामने आइसक्रीम और गूसबेरी से बनी हुई एक डिश को रखता है और उसे बताता है कि अगर वो इस डिश को खाता है तो वो पास्ट में जाकर अपनी माँ को बचाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन गूसबेरी खाने के बाद ऐसा होगा और एक गूसबेरी की वैल्यू उसकी जिंदगी के 10 साल थे। अब क्योंकि वो 30 साल का था तो उसके पास खाली 3 ही चांसेस थे, और अगर वो पास्ट में किसी वजह से मारा जाता है तो उसकी सोल बारटेंडर की हो जाएगी, यानी कि इनडायरेक्टली वो एक और डील कर रहा था। और तब थंग इस पर मान जाता है क्योंकि वो अपनी माँ को ही चाहता था ताकि वो जिंदा हो जाए। और अब वो पहली गूसबेरी खाते ही उस समय में आ जाता है जब उसकी माँ के साथ ये हादसा होने ही वाला था। उन्हें देखकर वो काफी ज्यादा इमोशनली उनसे बात करने लगता है। इवन अब वो किसी भी हाल में उस गूसबेरी के जार को भी नहीं खोलने वाला था, यानी कि उस बक्से को, जिसकी वजह से ही उसे लग रहा था कि उसकी माँ की मौत हुई। पर तभी उसकी माँ की गाड़ी का बैलेंस रोड पर बने हुए एक गड्ढे की वजह से बिगड़ता है और सेम तरह से ही एक्सीडेंट हो जाने की वजह से उनकी फिर से मौत हो जाती है। जिसके तुरंत बाद थंग की आंखें उसके 30th बर्थडे पर, यानी कि इसी एपिसोड के शुरुआत में खुलती है, यानी कि उसका पहला चांस खत्म हो चुका था और उसकी जिंदगी के 10 साल भी खत्म हो गए। मतलब ये कह लो कि डेविल ने उसकी सोल को 3 हिस्सों में बांट दिया था, जिसका एक हिस्सा ऑलरेडी खत्म हो चुका है। खैर अब वो अपनी माँ को फिर से ना बचा पाने की वजह से काफी दुखी था। अब क्योंकि सब एकदम सेम वे में हो रहा था, इसलिए थंग अभी अपनी लैंड लेडी की आने से पहले ही घर से बाहर निकल जाता है। वो इस बार टाइम पर काम पर पहुंच गया था, जिससे कि उसको डांट नहीं पड़ती।
पर जब वो काम के टाइम नशे कर रहा होता है तब उसे वो सीन याद आता है जब उसकी गलती की वजह से ईंट उसके बॉस के ऊपर गिरते गिरते बची थी। अब असल में उस समय पर एक वाटर कंटेनर ईंट के पास रखा था और थंग का पैर उस पर लगने की वजह से ही वो ईंट नीचे गिर गई। तब थंग उस कंटेनर को उठाकर दूसरी जगह रखने की कोशिश करता है, लेकिन कंटेनर के भारी होने की वजह से वो उसे संभाल नहीं पाता और एक बार फिर से वो ईंट उसके बॉस के ऊपर गिरते गिरते बचती है और अब उसको फिर से काम से निकाल दिया गया था। थंग को इससे बहुत बुरा लगता है और फिर वो अपना पूरा टाइम बस ग्लू स्निफिंग करने लगता है। अब रात में जब वो स्ट्रीट पर होता है जहाँ पर वो लड़की कॉल पर बात कर रही थी, तो इस बार थंग उसके बैग की जगह उसका मोबाइल ही छीन लेता है और सीधा डाइनर में आ जाता है। वो अपनी माँ को नहीं बचा पाया था, इसलिए वो डाइनर के ऊपर गुस्सा हो रहा था। तब बारटेंडर उसको समझाता है कि ये बस उसका भ्रम है कि वो किसी की मौत को बदल सकता है। ये इवेंट चेंज नहीं हो सकते। मौत और जन्म कुछ बड़े इवेंट्स होते हैं जिनको इतनी आसानी से चेंज नहीं करा जा सकता, पर वो खुद को आने वाले कल के लिए बेहतर बना सकता है। लेकिन थंग फिर भी अपनी माँ को बचाने की कोशिश करना चाहता था। बारटेंडर उसको समझाने की कोशिश करता है कि शायद उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे पास्ट को चेंज ना करके अपने प्रेजेंट को चेंज करना चाहिए। पर तभी अचानक से डाइनर में सारी चीजें हिलने लगती है, जिससे कि बारटेंडर समझ जाता है कि वो डेविल नहीं चाहता कि बारटेंडर किसी को कुछ भी समझाए, इसलिए अब बारटेंडर भी थंग को वो गूजबेरी दे देता है। लेकिन इस बार भी पास्ट में जाकर वो अपनी माँ को नहीं बचा पाता और उसकी आंख फिर से 30th बर्थडे पर खुलती है। लेकिन इस बार वो चीजों को पहले से थोड़ा सा बेहतर करता है। वो अपने काम टाइम पर जाता है और वहाँ भी कोई गलती नहीं करता। और सबसे बड़ी बात कि आज वो नहा भी लिया था और उसका बॉस भी आज उसको सही से ट्रीट कर रहा होता है। अब बॉस को तो शुरुआत में लगता है कि थंग ने शायद से ग्लू को चेंज कर दिया होगा, जिसकी वजह से आज उसके ऊपर ग्लू स्निफिंग का असर नहीं दिख रहा। लेकिन जब थंग उसको बताता है कि आज उसका बर्थडे है और उसने ग्लू स्निफिंग नहीं करी है, तो उसका बॉस उसको सैलरी और कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी देता है और वार्न करता है कि अगर उसने वापस से ग्लू स्निफिंग करी तो वो उसकी नाक काट देगा। ये देखकर थंग थोड़ा सा इमोशनल हो गया था कि उसका बॉस उसकी केयर तो करता है। खैर अब वो आगे अपने काम से निकलकर खुद ही लैंड लेडी के घर पर जाता है, जहाँ पर वो इस मंथ का किराया उसे देने आया था। साथ ही साथ एक हर्बल टी की बोतल भी वो उसको देता है और ये वही हर्बल टी की बोतल होती है जो कि उसकी माँ उसे हमेशा दिया करती थी, यानी कि लैंड लेडी को। अब पहले तो लैंड लेडी को लग रहा होता है कि थंग ये सब कहीं से चुरा कर लाया होगा, पर थंग उसको अपने काम के बारे में बताता है, जिससे कि लैंड लेडी काफी खुश होती है और उससे उसकी माँ के बारे में बात करने लगती है। और आज थंग अपनी माँ के ऑल्टर के लिए भी गिफ्ट लेकर आया था। खैर अब वो अपनी माँ से पहले तो माफी मांगता है और बाद में उनके लिए लाई हुई गोल्ड फिश एक फिश टैंक में डाल देता है। और इस बार ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद थंग फिर से पास्ट में ना जाकर अपनी प्रेजेंट की जिंदगी को सुधार लेगा। लेकिन जब शाम में उसको अपनी माँ की बहुत याद आती है, तो वो उनकी और अपनी फोटो लेकर रोते हुए फिर से बारटेंडर के पास डाइनर में पहुंच गया था और बारटेंडर से वो गूसबेरी मांगता है। तब बारटेंडर उसको फिर से समझाने की कोशिश करता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, वो अपने प्रेजेंट को सुधार रहा है, जो कि अच्छी बात है। पर थंग उससे ये पूछता है कि क्या उसने किसी को कभी नहीं खोया, जिस पर बारटेंडर बताता है कि एक समय पर उसने भी उस इंसान को खोया था जिसको वो सबसे ज्यादा पसंद करता था। उस समय उसके पास दो जनों में चॉइस थी जिनको वो बहुत प्यार करता था और उसको किसी एक को ही बचाना था और उसने भी एक डील को एक्सेप्ट करा था, जबकि वो खुद भी उसका कंक्लूजन पहले से जानता था। बारटेंडर अब खुद भी समझ जाता है कि वो थंग को किसी भी तरह से नहीं समझा सकता। थंग को सब कुछ खुद ही समझना पड़ेगा, इसलिए वो उसको गूसबेरीज का डब्बा ही दे देता है, जिसको लेकर थंग बहुत खुश था। अब हमको दिखाया तो नहीं जाता कि थंग ने उन गूसबेरीज का इस्तेमाल किया या फिर नहीं, पर तभी डाइनर के एक बल्ब के अंदर एक सोल आ जाती है, जिसको देखकर बारटेंडर शॉक्ड रह गया था। और अभी वो अपने डैड की फोटो के पास वोडका और सिगरेट रखकर उन्हें बर्थडे विश कर रहा होता है कि तभी डाइनर के डिमोनिक गेट से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं और बारटेंडर की आंखों से खून निकलने लग चुका था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि शायद उसने भी एक डील करी थी और उसने यहाँ पर डेविल के विक्टिम को यानी कि थंग को समझाने की कोशिश करी और उसने उसको गूसबेरी का डब्बा ही दे दिया था। तब बारटेंडर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसकी बॉडी अपने आप जलने लगती है। तब वो रोते हुए उस गेट के पास आकर माफी मांगता है और तभी उसकी बॉडी नॉर्मल हो जाती है, यानी कि डेविल ने उसे एक और मौका दिया था। और मुझे ऐसा लग भी रहा था कि जो गेट है ना, ये हंस रहा होता है उसकी कंडीशन पर, जिसके साथ ही चौथा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी एपिसोड 3 और एपिसोड 4 की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि अब तक की कहानी आपको पसंद आ रही होगी और जो आखिरी के दो